Friends, we discuss more theorems of divisibility now. Theorem 7 is if A divides B and B is less than A, where A is not equal to 0 and B are non-negative integers, then B must be equal to 0. तो पहले जो हमने थ्योरम की थी ये उसी की एक्सटेंशन है कि अगर A B को भाग कर रहा है और B जो है वो A से छोटा है, क्योंकि हम पीछे वाली थ्योरम में ये प्रूव कर चुके हैं कि B जो है वो A से छोटा न्यूमेरिकली नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि अगर B A से छोटा है, जहाँ पे A कैसा है, नॉन ज़ीरो है और B नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो उस केस में B जरूर ज़ीरो होगा। मतलब ये कि अगर कोई नंबर अपने से छोटे नंबर को, जो कि न्यूमेरिकली उससे छोटा है, उसको भाग करता है, तो उस केस में वो वाला नंबर जरूर ज़ीरो होगा। मतलब सिर्फ ज़ीरो को कोई भी उससे बड़ा नंबर भाग कर सकता है, बाकी जो नंबर हैं उस नंबर से बड़े वाले नंबर उसको भाग नहीं कर सकते, सिर्फ छोटे नंबर ही किसी नंबर को भाग कर सकते हैं। तो ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि ए बी को भाग कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट बी इज इक्वल टू ए टाइम्स के। Now it is given that a and b are non negative integers. जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो k भी नॉन नेगेटिव होगा। अब k नॉन नेगेटिव है और a आपको नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसका मतलब b जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो मान लो कि b नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब के बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो फिर के की वैल्यू कैसी आ गई? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जैसे कि पीछे वाली थ्योरम में किया था। इसका मतलब यहाँ पे मैं के को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिख दूं तो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए आ गया ना, जबकि आपको दे क्या रखा है? बी लेस देन ए दे रखा है। तो इसका मतलब ये तो दोनों रिजल्ट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, और वो कंट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये मान लिया कि बी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब बी नॉट इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, बी मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट थ्योरम क्या है? ये है द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो एक्चुअली ये प्रूव करना है, मैं आपको प्रूफ नहीं करा रही हूँ इस थ्योरम का, क्योंकि प्रूफ लेंदी है और आप समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। उसकी बजाय हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। लेकिन इस थ्योरम का मतलब क्या है ये समझो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी लगातार इंटीजर हैं, जैसे कि 4 इंटीजर हैं जो कि लगातार हैं, जैसे कि 6, 7, 8, 9, तो हम बिना चेक करे ये कह सकते हैं कि इन 4 इंटीजर्स का प्रोडक्ट 4 फैक्टोरियल से भाग होगा। ठीक है ना? तो हम 4 फैक्टोरियल से ये जरूर भाग होगा। इसी तरह से अगर हमने 6 इंटीजर्स ले लिए कोई भी लगातार, छोटे बड़े कैसे भी, जैसे कि मान लो हमने ले लिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, हो गए ना 6 इंटीजर्स का अगर हमने प्रोडक्ट ले लिया इन 6 इंटीजर्स का, दैट विल बी डिविजिबल बाय 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से वो जरूर भाग होगा। तो ये रिजल्ट कहता है कि कहीं से भी ले लो जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे, मतलब लगातार होंगे, जिनमें एक एक का डिफरेंस होगा। अगर आपने ज़्यादा डिफरेंस वाले कोई भी ले लिए तो जो लगातार नहीं है तो ये रिजल्ट मायने नहीं रखता। जैसे मान लो आपने ले लिया 5 ले लिया और 8 ले लिया और 10 ले लिया, अब 3 है ये इंटीजर, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन तीनों का प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल से भाग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन लगातार है तो जरूर होगा। ठीक है, अब इसकी क्रोलरी देखो। टू प्रूव दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रोलरी है, एग्जाम में अक्सर आ जाती है कि NCR इज एन इंटीजर। अब NCR होता क्या है? NCR की वैल्यू ये होती है ना, फॉर्मूला से आपने परमुटेशन कम्बिनेशन में पढ़ा है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम क्या करें? इस n फैक्टोरियल को खोल लो। इस n फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस r प्लस 1 इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब नीचे r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, और ऊपर आपके पास क्या हुआ ये देखो, n में से 1 माइनस हुआ है, फिर 2 हुआ है,
फिर यहाँ माइनस कॉमन लूँगा तो कितना आएगा, r माइनस 1 आएगा ना। तो टोटल r माइनस 1 हो गए यहाँ से यहाँ तक के, और एक ये रहा, तो कितने हो गए, r माइनस 1 में एक और जोड़ोगे तो r हो गए ना। तो ये कितने इंटीजर हो गए, r इंटीजर हो गए, जो कि लगातार हैं, क्योंकि एक एक का डिफरेंस है इसलिए ये लगातार है। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ r कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, और नीचे r फैक्टोरियल है। तो ऊपर वाली थ्योरम क्या कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ r कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, r फैक्टोरियल इनटू सम k, तो और नीचे r फैक्टोरियल है तो कटने के बाद क्या आ गया, k विच इज इंटीजर। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 2 into 7 to the power n plus 3 into 5 to the power n minus 5 is a multiple of 24 for every natural number n। मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। जो दे रखा है इसको मैंने Pn मान लिया, 2 into 7 to the power n प्लस 3 into 5 to the power n माइनस 5। n को 1 पुट करो, 1 पुट किया तो 2 into 7 आया, प्लस में 3 into 5 आया, माइनस में 15। तो 7 दूनी 14, 14 प्लस 15 माइनस में 5, 24 आ गया ना। तो वो मल्टीपल है 24 का, भाग हो रहा है 24 से, तो रिजल्ट ट्रू हो गया n इक्वल टू 1 के लिए। अब सपोज कर लो Pn इज ट्रू फॉर सम n, तो इसका मतलब Pn इज ए मल्टीपल ऑफ 24 फॉर सम n। मतलब ये कि Pn की वैल्यू जो कि 2 into 7 की पावर n प्लस 3 into 5 की पावर n माइनस 5 है, वो 24 का मल्टीपल हो गया। तो 24 into k हो गया, जहां पे k कोई भी इंटीजर है। अब हम क्या निकालेंगे, Pn प्लस 1। तो यहाँ पे n को n प्लस 1 में चेंज कर दो, तो 2 into 7 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 into 5 की पावर n प्लस 1 माइनस 5। अब ऊपर से आपको वैल्यू निकालनी है ना, ऊपर वैल्यू 7 की पावर n की है या 5 की पावर n की है। तो आप क्या करो, यहाँ से 7 की पावर n इंटू 7 लिखो, इसको 5 इंटू 5 की पावर n लिखो। तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 7 इंटू 2 14, 7 की पावर n प्लस 15, 5 की पावर n माइनस में 5। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाले से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक की, या तो आप 7 की पावर n की वैल्यू निकाल लो, और इसके तरीके से करना है तो इसके तरीके से आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको जो ऊपर दे रखा है, ऊपर क्या दे रखा है, 2 into 7 की पावर n, तो आपको 2 into 7 की पावर n अलग करना है। देखो 2 ये था, 7 की पावर n ये था, तो ये लिख दिया मैंने पहले। तो यहाँ से ये 7 बाहर आ गया ना। अब 7 बाहर आ गया तो अगली टर्म आपको वही लिखनी है जो यहाँ है, तो वो एज इट इज लिख दी मैंने, 3 into 5 की पावर n माइनस 5। ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब जो एक्स्ट्रा टर्म लिखी है आपने, वो सब्ट्रैक्ट भी तो करनी पड़ेगी ना। एक्स्ट्रा टर्म कौन सी लिखी है, 7 into 3 21, 5 की पावर n एक्स्ट्रा लिखा था ना प्लस करके, तो वो मैंने माइनस करके माइनस 21 into 5 की पावर n कर दिया, और माइनस 35 लिखा था 7 गुना 5। ठीक है ना, तो ये मैंने प्लस 35 कर दिया, और ये जो टर्म्स थी एज इट इज लिख दी। ये क्या है, 15 into 5 की पावर n माइनस में 5। अब इसकी वैल्यू आपकी कहाँ से आएगी, ये जो ऊपर वाला आपने मान रखा है ना, ये वाला यहाँ से 24k, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 24k। और यहाँ से आपके पास क्या आया, 5 की पावर n की पावर इकट्ठी करोगे, ये माइनस 21 था, ये प्लस 15 था, कितने बचेंगे, माइनस के 6, तो माइनस 6 5 की पावर n, और प्लस में 35 में से 5 गए तो कितने बचे, 30। ठीक है, तो अब यहाँ से अब आप देखो कैसे करोगे। यहाँ से आपके पास 30 आपने कॉमन ले लिया, अगर 30 कॉमन लिया तो यहाँ से 5 गुना 6 30 होंगे ना, तो 5 भी एक कॉमन लिया है ना, तो 5 की पावर कितनी बच गई, n माइनस 1, और माइनस में 1 की पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से आपके पास, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n की फैक्टराइजेशन होती है x माइनस वाई इंटू में x की एक पावर कम कर दो n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस x की पावर n माइनस 3 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस सोन, लास्ट में आएगा y की पावर n माइनस 1। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेना है। ये फॉर्मूला यहाँ नीचे दिया हुआ है ना, तो आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पे लगाओगे तो आपके पास आ गया 5 माइनस 1 यहाँ से, और इंटू में 5 की एक पावर कम हो गई n माइनस 2, प्लस में 5 की पावर एक और कम हो गई, इधर तो 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस में लास्ट में जाते जाते 1 की पावर बचेगी प्लस 1।
ठीक है। ये 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपके पास 120 बन जाएगा ना, 30 इंटू 4, और ये सारा एज इट इज अंदर का, तो ये 124 है और ये 24 है, पूरे में से 24 कॉमन आ गया ना, क्योंकि यहाँ से 7 के बचा, यहाँ से आपका क्या बचेगा 5 बच जाएगा और ये सारा का सारा बच जाएगा। तो इसका मतलब 24 जब पूरे में से कॉमन आ रहा है तो ये Pn+1 24 का मल्टीपल बन गया, एंड देयरफॉर Pn+1 is divisible by 24 whenever Pn is divisible by 24. And so by principle of mathematical induction, 2 into 7 to the power n plus 3 into 5 to the power n minus 5 is a multiple of 24 for all n belonging to n. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 3 to the power 2n plus 1 plus 2 to the power 2n plus 2 is divisible by 7 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। पहले की तरह ये Pn ले लिया, फिर 1 पुट किया, 1 पुट करने से आपके पास 3 की पावर कितनी आ गई 3 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो गई 27 प्लस 8 35 आ गया ना, जो कि 7 से भाग हो रहा है, तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आ गया। अब Pn के लिए ट्रू आप मान लो, Pn के लिए आपने ट्रू मान लिया, इसका मतलब इस जो गिवन था उस एक्सप्रेशन जो है वो 7 का मल्टीपल हो गया, 7 इंटू के हो गया। अब Pn+1 निकालो, n को n+1 में यहाँ पे चेंज करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास टोटल पावर कितनी बजाएगी 2n प्लस 2 प्लस 1 मतलब 2n प्लस 3, और यहाँ पे क्या बन गई 2 की पावर n प्लस 3 बन गई ना, तो ये पावर बन गई। तो अब जो ऊपर पावर है 2n प्लस 1 थी, तो 3 की पावर 2 अलग हो गई और 3 की पावर 2n प्लस 1 अलग हो गई। यहाँ से ऊपर n प्लस 2 पावर थी, या n प्लस 3 है, तो एक पावर अलग हो गई, और यहाँ पे आ गया आपके पास n प्लस, ये गलती से लिख दिया, ये 2n प्लस 2 नहीं आएगा, n प्लस 2 आएगा, ये मिसप्रिंट है, नोट कर लेना बच्चों, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये वाला 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मेरा कर्सर है, n प्लस 2 आएगा। फिर ये 2 पावर 1 अलग हो गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर देखो आपके पास क्या था, इसके अंदर 3 की पावर 2n प्लस 1 था, तो 3 की पावर 2n प्लस 1 के साथ यहाँ पे 9 है ना, तो आपने क्या किया 9 ऐसा कैसा लिखा, जो 3 की पावर 2n प्लस 1 लिखा, और जो टर्म आपकी यहाँ थी एज इट इज लिखनी है, 2 की पावर n प्लस 2 थी वो एज इट इज लिख दी। अब आपने कितने ऐड किए हैं, ये एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ना, ये वाले 9 टाइम्स 2 की पावर n प्लस 2 ऐड किया था, वही सब्ट्रैक्ट किया, -9 2 की पावर n प्लस 2, और ये कहाँ से आया ऊपर से एज इट इज। अब ये कितने बच गए माइनस के 7 2 की पावर n प्लस 2, अब 7 कॉमन आ रहा है ना पूरे में से, बस 7 कॉमन आते ही ये हो गया कि Pn+1 जो है वो भी 7 से भाग होगा, और पहले की तरह प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज डिविजिबल बाय 7। लास्ट एग्जांपल देखो क्या है, एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n प्लस 1 इज आल्सो ऑफ द फॉर्म 6n माइनस 5। तो ये आपको प्रूव करना है, क्योंकि जो भी नंबर 6n प्लस 1 टाइप का होगा वो 6n माइनस 5 टाइप का होगा, ये आपको प्रूव करना है। पहले मैं 6n प्लस 1 टाइप के नंबर सारे लिख लूँ, मान लो n को 0 ले लूँ तो उस केस में 1 आता है, n को 1 लोगे तो 6 प्लस 1 7 आएगा, n को 2 लोगे तो 6 दूनी 12 प्लस 1 13 आएगा, ऐसे 19 25 सारे आएंगे, ठीक है। अब 6n माइनस 5 वाले नंबर्स, उस केस में अगर मैं n इक्वल टू 1 से शुरू करूं तो आपके पास 6 माइनस 5 1 ही आना है ना। फिर अगर आपने n को क्या लिया 2 लिया, 6 दूनी 12 में से 5 गए 7, यही आएगा ना, तो इसका मतलब सेम नंबर्स है। तो इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है प्रूव करने का, कि 6n प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6n प्लस 6 माइनस 5, 1 को क्या लिख दिया मैंने 6 माइनस 5। उस केस में अब इस पहली वाली 2 टर्म में से 6 कॉमन, n प्लस 1 माइनस 5। अब इस n प्लस 1 को मैं m पुट कर दूं तो 6m माइनस 5 हो गया ना। अगर n नेचुरल नंबर है या इंटीजर है तो m भी तो वही रहेगा, इंटीजर या नेचुरल नंबर। तो इट मीन्स जो नंबर 6n प्लस 1 टाइप के हैं वही नंबर 6n माइनस 5 टाइप के भी हैं। इसी तरीके से अगला रिजल्ट है ये वाला, कि जो नंबर 8k माइनस 3 टाइप के हैं वो 8k प्लस 5 टाइप के भी होते हैं। तो आपने अपने आप से यहाँ पे ये भी पढ़ के देख लेने हैं कि कैसे आ रहे हैं, अपने आप से समझ लो, और आप यहाँ तक काम कंप्लीट कर लो और बाकी काम नेक्स्ट में करेंगे। ओके।